नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री में आपके चैप्टर क्रमांक 3 वैद्युत रसायन है। दोस्तों, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम, जिससे बाहर दोस्तों ये जो मैं आपको 13-14 क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, और इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। और आपको इस लेक्चर में आज 5 नंबर पक्के करके जाना है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों, आपका क्या जाता है, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहे। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इनको तो याद करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन होती है, वह भौतिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उसे सेल कहते हैं। ट्रांसपोज टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ट्रांसपोज केमिकल एनर्जी, यानी वह भौतिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 2, सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओनली 2 शब्दों का एक शब्द का प्रश्न है, और आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 1 नंबर इस प्रश्न का लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, विभव मापी के द्वारा विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 है, लवण सेतु के क्या कार्य है? अब आप सब जानते हो लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु दोस्तों 2 विलयन में डेनियल सेल में 2 विलयन होते हैं, जिंक और कॉपर का जो विलयन लेते हैं, उन दोनों विलयनों के मध्य में जो इनको ऐड करता है, परिपथ को पूर्ण करता है, उसे कहते हैं लवण सेतु। तो लवण सेतु के कार्य कौन कौन से वो आपको बताने हैं। तो पहला कार्य है, यह परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा है, दोनों अर्धशेल को जोड़ता है, दोनों अर्धशेल को जोड़ता है। नंबर 3 है, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखती है, दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखती है। ये 3 इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके वर्क है, तीनों कार्य है। 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर तक का प्रश्न लेंगे कि 5 नंबर का कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बस आप दबा दे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना, शेयर करके चैनल कॉपी किया और पेस्ट करना है फ्रेंड्स। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 पर। बात करते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन क्रमांक 4, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? फिजिक्स में भी प्रश्न पूछा गया है, और केमिस्ट्री में भी आपके इस चैप्टर से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो, इसे कहते हैं दोस्तों, रो कहते हैं। इसका मात्रक पूछ ले तो इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। अगला क्वेश्चन क्रमांक 5 है, एकल इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, एकल इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका निर्धारण किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा एकल इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्रमांक 5 पर, धात्विक चालक और आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी। आयनिक चालक को ही क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि प्रश्न ओनली ये बोल दे कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, तो आपको आयनिक चालक की जगह विद्युत अपघटनी लिखना है, और यदि आयनिक बोल दे तो आयनिक लिखना है। तो पहले आपको लिखना है धात्विक चालक और आयनिक चालक में अंतर। अब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अंतर का जहां भी प्रश्न आ जाए, आपको वहां पर डिब्बा में बनाना है। यदि आप पैराग्राफ से लिखते हो तो आपका पूरे में से पूरे, यदि 3 नंबर का है तो 3 नंबर नहीं मिलेगा, यदि 4 का है तो 4 नहीं मिलेंगे, नंबर कटेंगे, 100% गारंटी है। यदि आप डिब्बे से करोगे तो आपको, क्योंकि अंतर ही तो बताना है आपको कि इसमें है इसमें नहीं है।
तो इधर लिखना है क्रम संख्या, इधर धात्विक चालक, इधर आयनिक चालक। तो धात्विक चालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तथा चालकता घट जाती है। जबकि आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, इसमें होता है ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, जबकि उसमें चालकता घट जाती है। उसके बाद इसमें धात्विक चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आयनिक चालक में आवेश वाहक मुक्त आयन होते हैं। देखिए इतना सा फर्क है इलेक्ट्रॉन और आयन, एक शब्द का इतना ही अंतर आता है दोस्तों। बात करते हैं थर्ड डिफरेंस, थर्ड अंतर क्या है, धारा प्रवाह के बाद चालक में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है लेकिन भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। जबकि धारा प्रवाह के बाद चालक में भौतिक और रासायनिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज दोनों होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये तीन इसके क्या है डिफरेंस, और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का, क्योंकि 3 डिफरेंस ही होते हैं, 3 ही आपका क्या पूछा जाएगा, मार्क्स का पूछा जाएगा। तो दबादब शेयर कर दो। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7, बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाए। दोस्तों आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, यहां से इस चैप्टर से गैल्वेनिक शेल या डेनियल सेल कहां से भी 1 नंबर का नामांकित चित्र जरूर आएगा। आपके केमिस्ट्री में 2-3 पूरे चित्र आते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना। अब देखिए इस चित्र को समझ लीजिए, बिना समझे आप रट नहीं सकते। ये 2 पात्र हैं, एक पात्र में जिंक के लवण का विलयन है, दूसरे पात्र में कॉपर के लवण का क्या है, विलयन है। इस पात्र में जिंक जेडन, इस जो नलिका है इसमें जेडन भरी हुई है, इस नलिका में कॉपर भरी हुई है। अब लवण सेतु का क्या है, दोनों परिपथों को पूर्ण करता है, तो ये इन दोनों परिपथों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये मध्य क्या है, लवण सेतु। अब इधर से जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और इसके विपरीत विद्युत धारा चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट इधर बह रहा है, ध्यान रखिए। तो ये क्या है, गैल्वेनिक डेनियल सेल का नामांकित चित्र है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। जिंक के लवण का विलयन अलग है, कॉपर के लवण का विलयन अलग है। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9, डेफिनेशन पूछेगा, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, और 1 नंबर अचीव करना है आपको। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, लैम्बडा इनफील्ड, उसे लैम्बडा अनंत कहते हैं। तुल्यांकी चालकता लैम्बडा वी। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे को 1 लीटर विलयन में गोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता लैम्बडा वी कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्टे को 1 लीटर विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता लैम्बडा वी कहते हैं। तो लैम्बडा वी का फॉर्मूला हो जाएगा, इसे क्या नहीं कहते दोस्तों, इसे कहते हैं कापा चालकता, कापा गुणा 1000/c, कापा गुणा 1000/c। ये क्वेश्चन क्रमांक 9 है फ्रेंड्स। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10 पर। यदि आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10 पर। आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 10 आपको दिख रहा है, कोलराउस का आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम लिखिए। यानी कोलराउस के आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या होता है उसे लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिखना है, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टे की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्टे के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम के अनुसार अनंत तनुता यानी लैम्बडा वी अनंत, लैम्बडा अनंत, किसी विद्युत अपघट्टे की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्टे के धनायन यानी लैम्बडा प्लस अनंत और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता लैम्बडा माइनस के योग के बराबर होती है। लैम्बडा एम इनफील्ड यानी अनंत बराबर लैम्बडा प्लस अनंत प्लस लैम्बडा माइनस अनंत। आगे कहता है, यदि धनायन और ऋणायन की संख्या क्रमशः म्यू प्लस और म्यू माइनस हो। मान लीजिए मैंने धनायन की जो है उसको म्यू प्लस मान लिया और ऋणायन को म्यू माइनस है, तो हो जाएगा लैम्बडा एम अनंत बराबर म्यू प्लस और ये लैम्बडा प्लस अनंत ऐसे आएगा और फिर वी माइनस म्यू माइनस लैम्बडा माइनस अनंत आ जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन क्रमांक 2। ये आपको लिखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, वी 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 इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हम आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 11। क्वेश्चन क्रमांक 11 है, बैटरी किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। बैटरी किसे कहते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज, बैटरी गैल्वेनिक सेल ही होती है, इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं? रेडॉक्स। और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, इनके गुण लिखिए। तो प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, यह हल्की और संबद्ध होनी चाहिए, हल्की और संबद्ध होनी चाहिए। दूसरा है लंबे समय तक ऊर्जा उत्पन्न करनी चाहिए, ज़्यादा, बार बार में दोस्तों परिवर्तन नहीं करना है, ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। नंबर 3 है कीमत कम होनी चाहिए जिससे हर कोई उसको ले सके, और आकार छोटा होना चाहिए जिससे उसको कहीं भी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इसके क्या है, बैटरी के गुण और क्या है, डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन क्रमांक 11। क्वेश्चन क्रमांक 12 आपके सामने। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है, शुष्क सेल पर होने वाली एनोड और कैथोड अभिक्रिया लिखिए। यदि प्रश्न में एनोड अभिक्रिया दे रखा है तो एनोड ही लिखना है, कैथोड दे रखा है तो कैथोड ही लिखना है। तो एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी एनोड रिएक्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ZnS, जिंक से जिंक सॉलिड, Zn है, S से सॉलिड यानी ठोस है, किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn+2 में। एक्वस है, जलीय विलयन, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं एनोड रिएक्शन में। जबकि कैथोड रिएक्शन 2NH4+ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर बन जाएगा, 2NH3+ H2 बन जाएगा। तो ये हो जाती है कैथोड रिएक्शन। एनोड एंड कैथोड रिएक्शन 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। आगे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, विद्युत अपघटन के नियम लिखिए या फेराडे के नियम को समझाइए। यदि प्रश्न आ जाए विद्युत अपघटन के नियम, तो फ्रेंड्स आप सभी को याद है फेराडे के नियम, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप तो रट के गए हैं फेराडे के नियम। भाई विद्युत अपघटन नियम और फेराडे के नियम एक ही होते हैं। यदि प्रश्न में आपको विद्युत अपघटन नियम दिया है तो आप हेडिंग लगाते समय विद्युत अपघटन का नियम लगाएंगे। यदि फेराडे दिया हुआ है तो आपको फेराडे लिखना है। तो आपको लिखना है, फेराडे ने 2 नियम दिए हैं। पहला है फेराडे का प्रथम नियम या विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन दे दे तो विद्युत अपघटन लिखना है। होता है जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा आई, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के आवेश के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W मान लीजिए और धारा के आवेश यानी Q माना। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W ग्राम और प्रवाहित धारा का आवेश कैपिटल Q है, यह हमने माना है। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, W समानुपाती Q। समानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं Z, जहां Z क्या है, विद्युत रसायन गुणांक, विद्युत रसायन गुणांक है। हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q बराबर ये इधर वज्र गुणन क्या होके क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। इसे दे देते हैं इक्वेशन क्रमांक 2। अब दोस्तों जो इक्वेशन क्रमांक 2 का मान है Q बराबर IT, तो इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट में रख दीजिए IT, तो हो जाएगा W बराबर ZIT। आगे देखिए यहाँ पर हो गया अपने पास W बराबर क्या हुआ, ZIT। अब मान लीजिए मैंने I बराबर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो T बराबर 1 सेकंड और I बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z, 1 से मल्टीप्लाई होने पर 1 यानी W बराबर Z। तो फेराडे का प्रथम नियम या विद्युत अपघटन का नियम कहता है W बराबर Z होता है, जबकि फेराडे का सेकंड नियम कहता है, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, इस नियम के अनुसार किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान समय तक यानी टाइम समान है, समान विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट भी समान है, प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के बराबर होती है यानी इक्वल होती है। W बराबर क्या है, पदार्थ की मात्रा, E तुल्यांकी भार। तो W1/W2 क्या है, W1 विद्युत अपघट्य निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और तुल्यांकी भार है E1 और E2, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब मान लीजिए फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के प्रथम नियम से, फेराडे का प्रथम नियम कहता है W बराबर ZIT या W बराबर Z, जब I और T क्या मान ले, 1 1 मान ले। तो मान लीजिए I और T यहाँ पर कांस्टेंट है, तो W1/W2 बराबर क्या है, E1/E2, और ये W किसके बराबर है, ZIT।
तो Z1 बटा Z2 क्योंकि I2 तो मैंने क्या मान लिया कांस्टेंट, और Z1 और Z2 आपस में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो फॉर्मूला बन जाएगा W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। तो 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है फेराडे का द्वितीय नियम। तो दोस्तों हम सर्दियों में इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को बनाते हैं, वो करते हैं, तो आप शेयर कर दीजिए, टकाटक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। बात करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक अगले। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपके सामने, संसारणी किसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आप आर्ट्स वर्ग से हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश के बता दिए जाएंगे, और साइंस वर्ग के तो पूरे ही ऑल सब्जेक्ट के हैं। संसारण किसे कहते हैं या इसके रोकथाम या बचाव के उपाय लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संसारण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो संसारण कहता है शुद्ध धातु की सतह वायुमंडलीय घटकों जैसे ऑक्सीजन, O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2 आदि के संपर्क में आती है तो यह अपनी सतह पर अवांछित पदार्थ की परत बनाती है, जिससे धातु का क्षय हो जाता है। यह परिघटना संसारण कहलाती है। शुद्ध धातु की सतह वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आती है तो यह अपनी सतह पर अवांछित पदार्थ की परत बनती है, जिससे धातु का क्षय हो जाता है। यह परिघटना संसारण कहलाती है। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है। अब आगे प्रश्न बोल दे रोकथाम के उपाय, तो हेडिंग लगाना है रोकथाम के उपाय। बचाव बोल दे तो बचाव के उपाय। तो धातु को नमी या जल के संपर्क में न आने दिया जाए। यदि दोस्तों जल या नमी के संपर्क में धातु आएगी तो जंग लगेगा, सीधी सट बात है ये है। दूसरा है तेल या सीसा की परत चढ़ाकर या पेंट करके संसारण रोका जा सकता है। यदि पेंट कर दोगे तो वहां पर उस पर क्या नहीं आएगा, जंग नहीं आएगा या अवांछित पदार्थ की परत नहीं आएगी। नंबर 3 है जिस धातु को जंग लगने से बचाना है उस धातु से अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देनी चाहिए। उससे भी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो तो वो तो उस पर क्या नहीं करेगा फ्रेंड्स, कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो जंग लगने से बचाना है तो उस धातु से अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देनी चाहिए। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करना है। और अगले वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। जब तक सभी फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट, थैंक्स।